आज का हमारा विषय है संस्कृति का बाजारीकरण। अब तक हम लोगों ने संस्कृति का अध्ययन कर लिया है। अब हम जानेंगे कि किस तरह से संस्कृति बाजारीकरण को बढ़ावा देती है और बाजारीकरण के उन पहलुओं को जानेंगे। देखिए, संस्कृति हमारे रोजमर्रा के जीवन का कुल योग है। जो हम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, हम अपने जीवन में रोजमर्रा के कार्य को कैसे करते हैं, लेकिन जब इन रोजमर्रा की गतिविधियों को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है और इसे पर्यटक को बेचा जाता है, तो यह बाजारीकरण होता है। बाजारीकरण का मतलब है बेचना, ठीक है। यह मेजबान का रोजमर्रा का सामान्य जीवन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जिसे महिमांडित किया जाता है, जिसे अनोखा दिखाया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि यह अद्वितीय है, पर इसके लिए पैसे का भुगतान किया जाता है। सबसे पहले हम बाजारीकरण की अवधारणा के बारे में जानेंगे, ठीक है। बाजारीकरण जो है वो तीन मुद्दों के आसपास घूमते रहता है। व्यक्तिगत प्रेरणा, यानी लोग यात्रा क्यों करते हैं। आर्थिक लाभ और हानि, यानी कौन इस यात्रा से लाभान्वित होगा। और पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभाव, यानी क्या पर्यटन सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यात्रा की किताबें और यात्री केवल उस चीज़ के भ्रम को बनाए रखने के लिए सेवा करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। और अगर वो जो पर्यटक है, वो पर्यटन पर आता है और वो जैसा वो सोचता है और जिसने वो जैसी वो जानता है, जब उसे यहाँ आने पर पता चलेगा या फिर वो देखेगा कि वो जो चीज़ है वो मौजूद नहीं है, तो वो उससे जो पर्यटन को बहुत आर्थिक हानि पहुंच सकती है। तो इसी को कम करने के लिए मोनोकल्चर का उपयोग किया जाता है। मोनोकल्चर के माध्यम से बदलकर लुप्त वास्तविकता के लिए एक व्यर्थ खोज में बदल दिया गया है। मोनोकल्चर की अवधारणा संस्कृति के बाजारीकरण से उत्पन्न होती है। वास्तविक संस्कृति के रूप में कौन सी पर्यटन परियोजनाएं वास्तव में संस्कृति का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पर्यटक के लाभ के लिए पुनः निर्मित किया गया है, ताकि अनुभव के वास्तविक होने का आभास हो सके। इस तरह से संस्कृति के बाजारीकरण को अस्थिर रखा जाता है या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस पर सेफर्ड कहते हैं, जो कि एक मानव वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक बाजारीकरण को कई विद्वानों द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन के उस घटक के रूप में माना जाता है जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों में स्थानीय रुचि को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार दोनों गायब हो जाने वाले सांस्कृतिक लक्षणों को पुनर्जीवित करते हैं और मेजबान को भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि सांस्कृतिक बाजारीकरण कैसे होता है और उन पहलुओं को भी जानेंगे। जो सांस्कृतिक संपदा को उपभोग भोग्य वस्तुओं में परिवर्तित करता है, जिनका प्रामाणिक रूप से विपणन किया जा सकता है, यानी बाजारीकरण किया जा सकता है। जैसे स्थानीय सांस्कृतिक वस्तुएं, जो जैसे कि वेशभूषा, लोक, जातीय कला और आभूषण के माध्यम से दिखाई देती हैं। अक्सर विशेष रूप से पर्यटकों के उपभोग के लिए बनाई जाती हैं और अक्सर वास्तविक उपयोग में आने वाली मूल वस्तु से दूर होती है। इस तरह इन निर्मित वस्तुओं में से कई अपना मूल अर्थ खो देते हैं। देश में हम विभिन्न प्रकार के स्थानीय समुदायों द्वारा किए गए भारतीय हस्तशिल्पों की मांग को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। राज्य ने स्वदेशी हस्तशिल्प और कई राज्य के विक्रय भंडार के पुनर्द्वार को विपणन में सक्रिय रुचि ली है और इस उद्देश्य के लिए विशेष बाजार भी बनाए गए हैं। कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को इन उत्पादों के उत्पादन, विकास और बाजार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उनके क्षेत्र के लिए विशेष है। भारत में लकड़ी, पीतल, टेराकोटा, कढ़ाई पर काम सदियों से चला आ रहा है और विदेशों में इसकी बड़ी मांग है। भारत का प्रत्येक क्षेत्र विभिन्न सामग्रियों को बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस, दक्षिण में पीतल और पूर्वी क्षेत्र में टेराकोटा। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से सरकार इन पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देती है, जो कला और कारीगर दोनों के अस्तित्व और मान्यता में मदद करती है। हालांकि
सभी उत्पादित सामग्री प्रमाणिक नहीं होते हैं। जिस तरह से पारंपरिक कला को बेचा गया या बाजारीकरण किया गया, उसी रूप में पारंपरिक कला रूपों की गिरावट भी हुई। इस पर ग्रेबन और उनके बाद कोहन ने यह तर्क भी दिया कि पर्यटन ने पारंपरिक कलाओं के प्रचार को गति दी है। ऐसे अध्ययन किए गए जिन्होंने कम सकारात्मक तस्वीर को चित्रित किया है और दिखाया कि पर्यटन ने एक बाजार प्रदान किया है और पारंपरिक कला रूपों को सुरक्षित करने में मदद की है। इसने पारंपरिक कला रूपों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है, जिसे हवाई अड्डा कला या एयरपोर्ट आर्ट भी कहा जाता है। हवाई अड्डे की कला का अधिकांश हिस्सा अक्सर पारंपरिक संस्कृति के कम ज्ञान वाले लोगों द्वारा तैयार किया जाता है, जो उस समाज के सदस्य नहीं हो सकते हैं जिनकी कला वे चित्रित करते हैं। हालांकि दृष्टिकोण एक तरफा है, यह पर्यटकों के सस्ते और विदेशी स्मृति चिन्हों की मांगों पर प्रकाश डालता है। विशेषतः हम कह सकते हैं कि हवाई अड्डा आर्ट या एयरपोर्ट आर्ट जो है वो वे उस संस्कृति के कला को बनाते हैं जो संस्कृति के कम ज्ञान वाले लोग होते हैं, ठीक है, और उस समाज के सदस्य नहीं होते। इस प्रकार कला का भाव गिर सकता है और इससे कला के रूपों की गिरावट भी होती है। आमतौर पर कला उत्पादनों की मांग को देखते हुए यह एक बढ़ा हुआ उत्पादन होता है, जो न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन और कला रूपों के व्यवसायीकरण की ओर जाता है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी बढ़ा देता है। यह बिचौलिए उन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जहां पर्यटक मेजबान बातचीत बहुत कम होती है या नहीं होती है। कलाकृतियों के अलावा संस्कृति के अन्य तत्व जैसे नृत्य, संगीत, विशेष समारोह कार्यों को भी एक वस्तु के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। गंतव्य क्षेत्रों को रोमांटिक छवियों, उनके नृत्यों और समारोहों को बाजार द्वारा चित्रित किया जाता है और ये प्रतीक संभावित पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार साहित्य के रूप में यात्रा ब्रोशर और विज्ञापनों में स्पष्ट होते हैं। यहाँ तक कि विरासत स्थलों और स्मारकों इमारतों को पर्यटक वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। इस तरह मेजबान समुदाय की सांस्कृतिक संपत्ति उपभोग्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे राजस्थान में किसी होटल या रिसोर्ट में प्रवेश करने पर पारंपरिक कठपुतली नृत्य या स्थानीय नृत्यियों हमें नमस्कार करती हैं और होटल के मुख्य द्वार पर माथे पर कुमकुमा टीका लगाकर मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। देखिए, जब संस्कृति को पर्यटकों के उपभोग के लिए परिवर्तित किया जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंचित प्रदर्शन या वंचित अनुभव को आगे बढ़ाया जाता है, तब सांस्कृतिक रूप अपने पारंपरिक अर्थ को खो देता है। सांस्कृतिक आकर्षण के मंचन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम होते हैं या हो सकते हैं। मंचित आकर्षण संस्कृति को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, अपनी अनूठी परंपराओं में स्थानीय समुदायों के गौरव को बढ़ा सकते हैं और युवा पीढ़ी के बीच संस्कृति के संरक्षण के बारे में जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ केस स्टडी करेंगे जो कि संस्कृति के बाजारीकरण का और वो किस प्रकार से हुई हैं वो इसमें देखे जाएंगे। इसमें हम अपने देश भारत के बारे में देखते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं कि विरासत वाले क्षेत्रों का बाजारीकरण किस प्रकार से हुआ। यदि हम भारत में ताजमहल के मामले को एक पर्यटन स्थल के रूप में लेते हैं तो हमें इस ऐतिहासिक स्थान में होने वाले विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को समझने की आवश्यकता होगी। ताजमहल मुगल काल के दौरान बनाया गया था और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। उस अवधि के दौरान सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया था। हालांकि आज अगर देखें तो आज आगरा शहर के अपने संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है और ताजमहल की प्रतिकृतियां पर्यटकों को स्मारिका के रूप में बेची जाती है। इसने संगमरमर उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार तैयार किया है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विलासपूर्ण होटल के साथ टाउनशिप बढ़ी है। स्थानीय लोगों के पास अपनी स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषा कौशल भी होते हैं ताकि वे
पर्यटकों के साथ बातचीत कर सके। इन स्थानीय लोगों ने ज़्यादातर भारतीय संदर्भ में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की है, लेकिन अंग्रेजी में संचार के लिए कौशल विकसित किया है। इसी में हम आगे देखते हैं कि धार्मिक स्थलों का बाजारीकरण भारत में किस तरह से हुआ। अगर हम भारत के किसी धार्मिक स्थलों का मामला उठाते हैं जो कि पर्यटक आकर्षण का स्थान भी है, तो हम वहाँ पर बाजारीकरण के चिन्ह देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाने के मेरे व्यक्तित्व का अनुभव से उद्धत है। जैसे ही कोई पर्यटक या तीर्थयात्री छोटी गलियों में प्रवेश करता है, वहाँ सामान बेचने वाले विक्रेता उनका स्वागत करते हैं और यह बताते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है जो दरगाह में प्रार्थना के लिए आवश्यक है। विक्रेताओं के पास गुलाब की माला, पंखुड़ी, अगरबत्ती, एक बोतल इत्र, मन्नत की धागे और बतासा, ये सब सामान एक ट्रे में रख के प्रार्थना सेवा के दौरान दरगाह में ले जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद भक्त प्रदान किए गए स्थानों में से एक पर अपनी मन्नत के साथ अपनी मन्नत के धागे को बांधता है। प्रार्थना के बाद जाने वाले इन वस्तुओं को तबरुक खरीदने का लालच भी देते हैं। हालांकि ये वैकल्पिक है और अनुष्ठानों का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, फिर भी इन वस्तुओं को अनुष्ठान के नाम पर परिवर्तित किया जा रहा है और उन पर्यटकों और लोगों को पेश किया जाता है जो तीर्थयात्री होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने बाजारीकरण पर अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।